फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किए, लास्ट वीक से हम इंट्रायोटिक बलून पंप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रायोटिक बलून पंप में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि इंट्रायोटिक बलून पंप है क्या। ठीक है, फिर उसके इंडिकेशंस क्या है, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। ठीक है, वो किस तरह वर्कआउट करता है, किस तरह जो है वो हम इसे प्लेस कर लेते हैं, काउंटर पल्सेशन क्या है। ठीक है, कहाँ से प्लेस करते हैं, कहाँ से प्लेस करते हैं, कहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने उसके अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए केस कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, रियल टाइमिंग टाइमिंग में दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम अच्छा, कल फिर हमने इसके बारे में एक वीडियो देखी। वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों का वीडियो में हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल गया कि लाइक इसके इंडिकेशंस क्या है। जिस तरह उसमें कहा था कि एमाइक में या कार्डियोजेनिक शॉक में या जो है वो कार्डियक इंसफिशिएंसी के अंदर जो है हम इसे प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमें ये पता चला कि हम कहाँ से प्लेस करते हैं। ये हम प्लेस करते हैं फेमरल आर्टरी से। ठीक है, राइट या लेफ्ट से, और उसे हम जो है वो डिसेंडिंग एओर्टा तक जो है वो प्रोग्रेस कर लेते हैं। डिसेंडिंग एओर्टा में जो है वो हम जो मेजर वेसल्स है, जो लेफ्ट सब्क्लेवियन है, उससे थोड़ा सा जो है वो 2 सेंटीमीटर जो उसे नीचे रखते हैं उसके टिप को, ताकि उसे जो है वो ब्लॉक ना करे। ठीक है, इसके अलावा जो है उसके टिप में जो है वो कभी कभार जो है कुछ कैथेटर्स के अंदर, उसके कुछ कैथेटर्स के टिप के अंदर जो है वो फाइबर ऑप्टिक सेंसर कैथेटर जो है वो फाइबर ऑप्टिक सेंसर होता है। वो फाइबर ऑप्टिक सेंसर क्या करता है, वो मैकेनिकल प्रेशर जो कि आयोटिक वेल्व की क्लोजिंग का प्रेशर है, उसको जो है वो सेंस करते हैं, और उसके ज़रिए जो है वो उसका टाइमिंग जो है वो सेट होती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम ने हीलियम के बारे में पढ़ा था कि इसमें जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए जो है हीलियम यूज़ होता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो लो है, वो बहुत आसानी से जो है वो ट्रेवल कर सकता है ट्यूबिंग के अंदर। और इसके अलावा जो है उसमें एम्बोलाइजेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, ओके, ये कुछ चीज़ें हमने जो है वो कल डिस्कस की थी। अब हम टाइमिंग के बारे में बात करते हैं कि कन्वेंशनल टाइमिंग, अब हम इस इंट्रायोटिक बलून पंप को टाइम्ड कैसे करते हैं कि इसने कब जो है वो इन्फ्लेट होना है और कब जो है वो डिफ्लेट होना है। क्योंकि हम हर जगह पे यही कहते हैं कि ये क्या है, ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये सिंक्रोनाइज्ड है। तो उस सिंक्रोनाइजेशन को जो है वो हम सेट कैसे करते हैं, वो हमारे पास दो तरीके हैं, कन्वेंशनल टाइमिंग और रियल टाइमिंग। कन्वेंशनल टाइमिंग जो पहले यूज होता था, या कन्वेंशनल ट्रिगरिंग जो पहले यूज होता था। ठीक है, सो कन्वेंशनल टाइमिंग में क्या करते हैं, कन्वेंशनल टाइमिंग में हम इसे सिंक्रोनाइज करते हैं। अच्छा, कन्वेंशनल टाइमिंग में हम इसे सिंक्रोनाइज करते हैं आर्टीरियल वेवफॉर्म के साथ, जो आर्टरी का वेवफॉर्म बनता है। ठीक है, अब आर्टीरियल वेवफॉर्म जो नॉर्मल बनता है वो ये बनता है। ठीक है, आर्टीरियल वेवफॉर्म जो नॉर्मल बनता है वो क्या बनता है, वो ये बनता है। ठीक है, एक नॉर्मल आर्टीरियल वेवफॉर्म जो ये बनता है। ठीक है, ये क्या है, ये सिस्टोलिक अपस्ट्रोक है। ठीक है, ये सिस्टोलिक जो है वो पीक पे आया। ठीक है, सिस्टोल जो है वो पीक पे आया। ठीक है, ये डायक्रोटिक नॉच है, और डायक्रोटिक नॉच पे फिर क्या होता है, डायक्रोटिक नॉच से जो है वो क्लोजिंग वो शुरू हो जाती है, और यहाँ से जो है वो डायस्टली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो आर्टीरियल वेवफॉर्म है वो ये है।
ठीक है। आर्टीरियल वेव फॉर्म और ये जो असिस्टेड वेव फॉर्म है, इसके बारे में मैं एक पीपीटी जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है, अलहदा से। तो इन डिटेल हम उसमें जो है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो है वो पॉइंट्स होती है इसके अंदर, हर एक आर्टीरियल वेव फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो कन्वेंशनल टाइमिंग में हम क्या करते हैं, आर्टीरियल वेव फॉर्म के साथ जो है हम इसे सेट कर लेते हैं। अब बलून ने ये जो डायक्रॉटिक नॉच है, डायक्रॉटिक नॉच जो है वो हमें क्या दिखाता है, डायक्रॉटिक नॉच हमें दिखाता है कि विच सिग्नल द क्लोजर ऑफ आयोटिक वेल्व, आयोटिक वेल्व जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। आयोटिक वेल्व क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डायस्ट्रोल या जो डायस्टली वो जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक आयोटिक वेल्व जो वो वेव किस तरह बनता है, वो वेव बनता है इस तरह, यहाँ पे एक नॉच सा बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डायक्रॉटिक नॉच बोलते हैं, डायक्रॉटिक नॉच बोलते हैं, ठीक है। अब इस डायक्रॉटिक नॉच का मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगेगा, डी है तो डी से आप जो है वो डायस्टली या डायस्टोल जो है वो याद रखो, ठीक है। या डायस्टोल या डायस्टली जो है वो आप लोग याद रखो, ठीक है। कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है वो डायस्टली जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब डायस्टोल है, ठीक है, डायस्टोल क्या तो डायस्टोल पे बलून ने क्या करना है, डायस्टोल पे बलून ने जो है वो इन्फ्लेट होता है, ठीक है। तो डायक्रॉटिक नॉच के ऊपर जो है वो इन्फ्लेट होता है, ठीक है, इन्फ्लेट होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि डायस्टोल के दरमियान में जो है वो क्या होता है, या डायस्टोल के दौरान जो है वो क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। अब डायस्टोल के दौरान इन्फ्लेशन का फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब ये हार्ट है, बड़ा अजीब हार्ट बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है वो हार्ट को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग एयोटा, एयोटिक आर्च जो है वो यहाँ पे बन जाता है, चलो जो भी, यहाँ पे एयोटिक वेल्व है, ठीक है, जो कि क्लोज हुआ है, एयोटिक वेल्व, ठीक है। यहाँ पे बलून पड़ा है जिसका एक सेंसर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कोरोनरी आर्टरी है, ये वाली, ये कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो डायक्रॉटिक नॉच है वो क्या करता है, डायक्रॉटिक नॉच जो बन रहा है, ये जो आर्टेरियल वेव फॉर्म है उसके अंदर ये जो डायक्रॉटिक नॉच बन रहा है, ये डायक्रॉटिक नॉच हमें बताता है कि क्या है, डायस्टोल है, डायस्टोल है। डायस्टोल का मतलब क्या है, डायस्टोल का मतलब ये है कि ये वेल्व जो है ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब जब ये वेल्व क्लोज हो गया तो इस अयोटा के अंदर जो है वो क्या है, इस अयोटा के अंदर जो है वो ब्लड मौजूद है, ठीक है। इस अयोटा के अंदर जो है वो ब्लड मौजूद है, ठीक है। अब इस अयोटा के अंदर जो है वो ब्लड मौजूद है और ये बलून जो है वो इन्फ्लेट कर गया। जब ये इन्फ्लेट कर गया तो इसकी इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा, वो प्रेशर के साथ जो है वो बैक फ्लो करेगा। अब जब ये प्रेशर के साथ बैक फ्लो करेगा, यहाँ पे आयोटिक वेल्व तो क्लोज है, तो हार्ट के अंदर तो जा नहीं सकता, आयोटिक वेल्व जो है वो क्या है, वो क्लोज है, तो हार्ट के अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रेशर तो पड़ गया ना। तो यहाँ पे साइडों पे जो है वो क्या निकलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज निकलते हैं, तो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ये ब्लड जो है ये चला जाता है और कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जो बच्चे टाइमिंग के ये जो ट्रिगरिंग के बारे में पूछ रहे थे, यहाँ तक क्लियर है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्लोजिंग डायस्ट्री तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो,
Deflation is timed to occur at end diastole just before the next sharp systolic upstroke to the arterial waveform. डायक्रोटिक नॉच का पॉइंट था, ये देखिए इस तरह एक arterial waveform बनता है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह एक नॉर्मल arterial waveform बनता है, ठीक है। अब ये असल में ये जो एरिया है ये क्या है, जो ए एरिया है ये क्या है, ये असल में सिस्टोलिक अपस्ट्रोक है, ये जो एरिया है, ठीक है। यहाँ से सिस्टोल जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टोल जो है वो बिल्कुल पीक में होता है, सिस्टोल यहाँ पे जो है वो बिल्कुल पीक पे होता है सिस्टोल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डायक्रोटिक नॉच है, डायक्रोटिक नॉच। ये सिस्टोल होता होता कम हो गया, ठीक है। इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो हमें पता चलता है कि आयोटिक वेल्व जो है वो क्लोज हो रहा है, आयोटिक वेल्व क्लोज हो रहा है। आयोटिक वेल्व क्लोज हो गया तो डिफ्लेशन आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये डिफ्लेशन है या जो है वो क्या है, डायस्टोली है। यहाँ तक समझ आ गई, एक वेव की समझ आ गई यहाँ तक, चले ठीक है। वो एक बच्ची का क्वेश्चन है डायक्रोटिक नॉच का, इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक वेव बनता है, ये वेव ये क्या है, ये सिस्टोलिक अपस्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ से सिस्टोलिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जो है वो सिस्टोलिक क्या होता है, स्ट्रोक है, ठीक है, ऊपर जा रहा है सिस्टोलिक, ठीक है, स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टोल जो है वो बिल्कुल पीक पे है, हार्ट जो है वो फुल प्रेशर के साथ जो है वो ब्लड दे रहा है, और ये सिस्टोल जो है आराम आराम से नीचे होता आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आयोटिक वेल्व जो, अब आयोटिक वेल्व है, ठीक है, जिस तरह आप लोग एक अंदाजा लगा लो, फॉर एग्जांपल एक पाइप है, इसके जरिए जो है वो हम फॉर एग्जांपल आप जो है वो गार्डनिंग कर रहे हो, ठीक है, या जो है आप सुबह सुबह जो है वो पौधों को जो है वो पानी दे रहे हो, ठीक है। तो जब आप पीछे से नलका बंद कर देते हो ना, तो एकदम वो पानी बंद तो नहीं होता ना, आराम आराम से कम होता होता जो है वो बंद हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। इसी तरह सेम ये अयोटिक वेल्व है, ये अयोटिक वेल्व ओपन है, ठीक है। ये जैसे बंद होगा, बंद होने में इतना टाइम तो लगेगा कि आराम आराम से ये नीचे आएगा, ये जो प्रेशर है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो जब ये डायक्रोटिक नॉच वो पॉइंट है जिसपे हमें पता चलता है कि अब जो है वो डायस्टली जो है वो आ रहा है, ठीक है, अयोटिक वेल्व जो है वो क्लोज हो गया, अयोटिक वेल्व जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो जब अयोटिक वेल्व बिल्कुल क्लोज हो जाता है तो ये एरिया, ये पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास जो है वो डायस्टली है, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। तो डायक्रोटिक नॉच जो है वो हमें बताता है कि डायस्टली जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बलून जो है वो क्या कर जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है, बलून जो है वो इन्फ्लेट कर जाता है, ताकि अयोटा के अंदर जो ब्लड है वो पुश करके वो पीछे जाए, और पीछे जाके जो है से ओके, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। अब हम दूसरी वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी वेव की नहीं, डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं। डिफ्लेशन इज टाइम टू अकर एट एंड डायस्टली जस्ट बिफोर द नेक्स्ट सिस्टोलिक स्ट्रोक, एक आर्टीरियल वेवफॉर्म। अब आर्टीरियल वेवफॉर्म पे हमें कब पता चलेगा कि अब जो है वो डिफ्लेशन हो रही है। ये क्या है, ये असल में नेक्स्ट सिस्टोल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जो है वो नेक्स्ट सिस्टोल स्टार्ट होता है, फिर ऊपर की तरफ ये वेव जाएगा, ये भी फिर ऊपर की तरफ ये वेव जाएगा, नेक्स्ट सिस्टोलिक अब स्ट्रोक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये सिस्टोल जो है अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है वो बलून जो है वो फिर से जो है वो डीफ्लेट हो जाता है, जितना बलून जो है वो इन्फ्लेट हुआ था तो यहाँ से जो है वो डीफ्लेट हो जाता है, ताकि जो है वो सिस्टोल के रास्ते में जो है वो हलन ना हो, ठीक है। अब क्लियर है,
अगर हम आसान लफ्ज़ों में इसे जो है वो ऐसे कहें तो बड़ा इजी होगा कि ये जो है हमारे पास एक आर्टीरियल वेव फॉर्म है, ठीक है, जिसका डायग्राफिक नॉच बन गया, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा अजीब बन गया है ऊपर, जो है ये बनी नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, इस तरह ही जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टोलिक अब स्ट्रोक है, ठीक है। ये सिस्टोलिक पीक है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्रोटिक नॉच है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो ये क्या है, ये असल में डायस्ट्रोल है, ठीक है, डायस्ट्रोल। और यहाँ पे जो है ये यहाँ से फिर जो है वो दोबारा से सिस्टोल स्टार्ट हो। तो ये जो नेक्स्ट सिस्टोल स्टार्ट है, यहाँ पे जो है वो बैलून जो है वो डिफ्लेट हो जाता है, ठीक है। बैलून यहाँ पे डिफ्लेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक बैलून जो है वो डिफ्लेट है, ठीक है। यहाँ पे फिर बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है, और यहाँ तक जो है वो बैलून इन्फ्लेट रहता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये बैलून इन्फ्लेशन का एरिया है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये क्या है, ये बैलून डिफ्लेशन का एरिया है, क्योंकि इस पे जो है वो सिस्टोल जा रहा है, बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कोरोनरी आर्टरी की तरफ जो है ये ब्लड पुश करता है, ठीक है, और कोरोनरी परफ्यूजन जो है वो बेटर। अब समझ आ गई। यहाँ तक पूछ सकते हैं कन्वेंशनल टाइमिंग में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ठीक है। किसी और बच्चे को सबका क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई issue हमारी स्टूडेंट्स में से आपने सो गए हैं, ठीक है। लेफ्ट की तरफ करें, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? अब क्लियर है? कन्वेंशनल टाइमिंग की सबको समझ आ गई, किस तरह एक वेव फॉर्म के ऊपर कब कब जो है वो चीज़ें चेंज हो रही है। अब भी बहुत कम है आवाज? ओके, ठीक है। सो रियल टाइमिंग की तरफ अब आते हैं, ठीक है। अब रियल टाइमिंग क्या है, रियल टाइमिंग में हमने क्या कहा था कि इसमें हम आर्टीरियल वेवफॉर्म के साथ साथ जो है वो ईसीजी को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ईसीजी को भी यूज़ करते हैं इसमें। इन्होंने कहा था कि आर वेव जो है वो क्या है, आर वेव के ऊपर जो है वो डिफ्लेशन होती है, ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है वो मिडल ऑफ टी वेव के ऊपर होती है, मिडल ऑफ टी वेव के ऊपर। अब इसको समझने के लिए हमें जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें दो चीज़ों का पता चल गया कि इन्फ्लेशन। अब हमने हर जगह जहाँ भी बात करनी है दो चीज़ों की बात है, इन्फ्लेशन यहाँ पे और डिफ्लेशन की, ठीक है। अब इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ भी हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है टी वेव, मिडल ऑफ टी वेव पे,
मिडल ऑफ टी वेव, ठीक है। और जो डिफ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन कहाँ पे हो रही है? डिफ्लेशन हो रही है आर वेव के ऊपर, आर वेव के ऊपर। दो चीजें, ओके। अब इन दो चीजों को समझने के लिए हमें जो है वो ईसीजी का पता होना चाहिए। ईसीजी का एक वेव जो है वो किस तरह करता है, ठीक है। ठीक है, अब ईसीजी का एक वेव जो है वो कैसे होता है? ये थोड़ा सा नीचे जाता है वैसे, और फिर इस तरफ ऊपर तक की तरफ जाता है। ये पी आई, पी ए, क्यू, आर, एस और टी, पी क्यू, आर एस टी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। पी वेव जो है वो किस चीज को डिनोट कर रही है? क्यू आर एस, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये किस चीज को डिनोट कर रही है? और टी वेव जो है वो किस चीज को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन तीन चीजों का पता होना चाहिए। यहाँ पे एक वेव बनता है जिसको यू वेव कहते हैं, पी क्यू आर एस टी यू। लेकिन यू जो है वो ईसीजी पे जो है वो हमें डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है। ईसीजी पे जो है वो नॉट डिटेक्टेबल, नॉन डिटेक्टेबल है, चलो वो दिख ही नहीं सकता, माउस के साथ दिखना होता है, ठीक है। तो हमें पहले जो है ये पता होना चाहिए कि पी क्यू आर एस टी एक ईसीजी के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो पी वेव जो है वो हमें क्या शो करता है? पी वेव हमें क्या शो करता है? पी वेव हमें क्या शो करता है? पी वेव हमें शो करता है कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल्स के अंदर। एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। अब क्यू आर एस टी कम्प्लेक्स, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस, क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो क्या है? क्यू आर एस कम्प्लेक्स, नो, इट इज नॉट सिस्टोल, ठीक है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो सिस्टोल है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो सिस्टोल है, ठीक है। अब क्यू आर एस कम्प्लेक्स पे क्या होता है? सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को हम सिस्टोल कहते हैं। हमने क्या कहा था कि सिस्टोल के दौरान क्या होगा? डिफ्लेट होगा, ठीक है। तो ये आर वेव है, इसके ऊपर क्या हो रहा है? डिफ्लेशन हो रही है, इसके ऊपर डिफ्लेशन हो रही है, ठीक है। अब टी वेव के ऊपर क्या होता है? व्हाट इज व्हाट टी वेव डिनोट्स? टी वेव में असल में जो है वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है, वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं दोबारा से, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं दोबारा से, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है, उस टाइम पे जो है वो आयोटिक वेल्व जो है वो बंद होता है, तो टी वेव के दरमियान में क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है। इस चीज की समझ आ रही है आप लोगों को? इस रियल टाइमिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज का पता होना चाहिए? ईसीजी का पता होना चाहिए। ईसीजी के अंदर वेव कौन सी बनती है और उन वेव्स का काम क्या है, ठीक है, उन वेव्स का मकसद क्या है, जो वेव्स बन रही है उसका क्या मकसद है। तो पी वेव का क्या मतलब है? पी वेव का मतलब है कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पी वेव का मतलब है कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अब एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो ब्लड जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या करता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें बताता है कि वेंट्रिकल जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, सिस्टोल आ रहा है या सिस्टली जो है वो आ रही है, ठीक है। तो सिस्टली के दौरान या सिस्टोल के दौरान ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है, तो अगर बैलून इस वक्त जो है वो इन्फ्लेटेड रहे तो वो तो एक ब्लॉक करेगा रास्ते को, तो इस वक्त बैलून को चाहिए कि वो
डीफ्लेट हो जाए, ताकि ब्लड को जो है वो रास्ता मिल जाए और वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाए। ठीक है, तो इस वजह से आर वेव के साथ हम इसे जो है वो सिंक्रोनाइज करते हैं कि ये जो है ये बलून जो है वो डीफ्लेट कर जाए। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट टी वेव। अब टी वेव हमें डिनोट करता है कि वेंट्रिकल्स जो है वो क्या हो रही है, वो रिलैक्स हो रही है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रही है। ठीक है, इम्पिडेंस की हम बात में बात करें। ठीक है, इम्पिडेंस कम हो या क्या पूछ रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। इम्पिडेंस से क्या पूछ रही हो आप? और किसको कह रही हो आपकी, मतलब इम्पिडेंस वहां पे कम हो गया बलून के हिसाब से? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डिफ्लेशन जो है वो इम्पिडेंस को कम करेगा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे वो एक रेजिस्टेंस जो आगे आ रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन की वजह से तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो ब्लड चला जाएगा। ठीक है, तो टी वेव के ऊपर जो है वो फिर बैलून जो है वो दोबारा इन्फ्लेट करेगा, क्योंकि टी वेव के दौरान जो है वो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर फीलिंग्स होती है दोबारा पे, और जो अयोटिक वेल्व है वो क्लोज होता है। अब क्लियर है यहाँ तक? रियल टाइमिंग में कोई इशू? रियल टाइमिंग का एक तो ये तो दूसरा रियल टाइमिंग का तरीका जो है वो कुछ सेंसर, कुछ बैलून हमारे पास ऐसे आते हैं, कुछ बैलून कैटेगरी जिसकी यहाँ पे ना एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर जो है वो क्या है, वो फाइबर ऑप्टिक सेंसर होता है। कुछ बलून फॉर्म्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें जो है वो एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर क्या है, वो फाइबर ऑप्टिक सेंसर है। ठीक है, उस फाइबर ऑप्टिक सेंसर का काम क्या है, वो सेंस करता है अयोटिक वेल्व की क्लोजिंग को। वो अयोटिक वेल्व की क्लोजिंग को जो है वो सेंस करता है। ठीक है, अगर अयोटिक वेल्व, वो देखता है कि कब अयोटिक वेल्व जो है वो क्लोज आ रहा है। जब अयोटिक वेल्व क्लोज हो जाता है तो इसको इन्फ्लेट कर देता है, जब अयोटिक वेल्व ओपन होने शुरू हो जाता है तो इसको जो है वो डीफ्लेट कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज से जो है वो भी हम जो है वो रियल टाइमिंग जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब कोई क्वेश्चन इसमें? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। चलो, ओके, अब इम्प्रॉपर टाइमिंग है। अगर इन चीज़ों की टाइमिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो जाए, ठीक है, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम डिफ्लेशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बात हम कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये बलून जो है ये अर्ली इन्फ्लेट हुआ, जल्दी इन्फ्लेट हुआ, तो क्या होगा? अब इस चीज को गौर से सुनो। ठीक है, अगर ये बलून जो है वो अर्ली इन्फ्लेट हुआ तो क्या होगा? ठीक है, जब ये डिफ्लेट होता है तो क्या होता है, जब ये डिफ्लेट होता है तो ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है। तो अगर ये अर्ली इन्फ्लेट हुआ तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। अर्ली इन्फ्लेट हुआ तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स के ऊपर जो है वो वर्कलोड बढ़ेगा, वेंट्रिकल्स के ऊपर जो है वो वर्कलोड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और इजेक्शन जो है वो इंटरप्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे जो है वो ब्लॉक ही जाएगा अगर अर्ली इन्फ्लेट हुआ। अब अगर लेट इन्फ्लेट हुआ तो क्या होगा?
अब लेट इन्फ्लेट में क्या है, लेट इन्फ्लेशन में ये कि कोरोनरी, अगर लेट इन्फ्लेट हुआ तो ये इन्फ्लेशन का काम क्या था, कोरोनरी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। लेट इन्फ्लेट होगा तो कोरोनरी सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? इस चीज को गौर से सुनिए, ठीक है, इस चीज को गौर से सुनिए। इन्फ्लेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, बलून इन्फ्लेशन की, ठीक है। इन्फ्लेशन का काम क्या है वो देख लो, ठीक है, और बलून इन्फ्लेशन, अर्ली और लेट दो चीजें, ठीक है। अगर जल्दी इन्फ्लेट हुआ तो क्या होगा, लेट इन्फ्लेट हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अब जब ये डिफ्लेट होता है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जा रहा होता है, ठीक है। अब अगर ये जल्दी इन्फ्लेट हुआ तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। जब ये ब्लॉक करेगा, ठीक है, इधर से हार्ट हार्ट को जो है वो जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे से ब्लॉकेज आ रही है, हार्ट जो है वो और जोर लगा रहा है, ठीक है, तो हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन जो है वो ब्लॉक हो गई, वो इंटरप्ट हुई। समझ आ रही है? ठीक है। लेट इन्फ्लेट हुआ, ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मेन काम क्या था, इन्फ्लेशन का मेन काम था कोरोनरी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। ये लेट इन्फ्लेट हुआ तो कोरोनरी सर्कुलेशन उस तरह इम्प्रूव नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है? अर्ली और लेट इन्फ्लेशन की समझ आ गई? ओके, इसी तरह कुछ तो बोलो, नहीं आई तो भी बोलो, आ गई तब भी बोलो। चलो ठीक है, गुड। ओके, यहाँ तक इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, इन्फ्लेशन डन, वी आर डन विद इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम बात कर रही है डिफ्लेशन की, ठीक है। अब डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, ये एक कैथेटर है, ठीक है, ये बलून है, ये डिफ्लेट हो गया, ठीक है। अब डिफ्लेशन भी हम दो तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, अर्ली और लेट, ठीक है। अब अर्ली अगर डिफ्लेट हुआ बैलून तो क्या होगा, ठीक है, बैलून जो है वो अर्ली डिफ्लेट हुआ, अब टाइम था लेकिन अर्ली डिफ्लेट हुआ। अर्ली डिफ्लेट हुआ तो एक तो सबसे पहले क्या है, allow pressure to rise in normal end diastolic level। इसका काम क्या था, आफ्टर लोड को कम करना, इसका काम क्या था, आफ्टर लोड को कम करना। अर्ली जो है ये डिफ्लेट हुआ तो आफ्टर लोड जो है वो कम नहीं, आफ्टर लोड जो कम हो रहा था वो कम नहीं हुआ, ठीक है। डिफ्लेशन का काम क्या था कि आफ्टर लोड को कम कर लेना, तो अगर ये बहुत जल्दी जो है वो इन्फ्लेट हुआ, डिफ्लेट हुआ, तो आफ्टर लोड जो है वो कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मकसद फिर ये है कि यहाँ पे बैलून है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अगर अर्ली ये डिफ्लेट हुआ। अब अगर लेट डिफ्लेट होगा, लेट डिफ्लेट होगा तो ये नेक्स्ट जो सिस्टोल आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टोल आएगा उसको जो है वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। डिफ्लेशन के बाद क्या होता है, डिफ्लेशन के बाद सिस्टोल आता है ना, तो अगर ये लेट डिफ्लेट हो रहा है तो ये नेक्स्ट सिस्टोल को क्या कर रहा है, नेक्स्ट सिस्टोल को जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है, नेक्स्ट सिस्टोल डिस्टर्ब होगा तो वही ब्लॉकेज आएगी, ब्लॉकेज आएगा तो हार्ट को जो है वो ज्यादा काम जो है वो करना पड़ेगा, हार्ट को जो है वो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये जो दो चीजें हैं ना, ये जो अर्ली इन्फ्लेशन है और लेट डिफ्लेशन है, इसका ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा सा जो है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, लेट इन्फ्लेशन, ये देखो अर्ली इन्फ्लेशन, शॉर्टन सिस्टोल, एब्रप्टली इंक्रीज, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये उसे डिस्टर्ब कर रहा है, अर्ली इन्फ्लेशन। इसी तरह जो लेट डिफ्लेशन है ना, ये भी क्या कर रहा है, ये भी उस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, तो ये दो चीज़ें जो है ये सेम हो रही है, अर्ली इन्फ्लेशन और लेट डिफ्लेशन। अर्ली डिफ्लेशन बताता हूँ, ठीक है, दोबारा। अर्ली डिफ्लेशन में क्या होता है, अर्ली डिफ्लेट हो गया, ठीक है, तो आफ्टर लोड के अंदर जो है वो कमी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, जो एन डायस्टोलिक है वो रेज हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सिस्टोल आएगा। अब देखो, यहाँ देखो, वहां से बैलून ने, इन्फ्लेटेड बैलून है, कैथेटर है, बैलून में क्या होना है,
ठीक है, ओके। बैलून में डिफ्लेट हो। अब इन्फ्लेशन की समझ तो आप लोगों को आ गई, ठीक है, कि इन्फ्लेशन में कौन कौन सी चीजें होती है। अब इस बैलून में डिफ्लेट कब होना है? अब इस बैलून में डिफ्लेट होना था जब ये वेल्व जो है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब ये वेल्व क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सॉरी, जब ये वेल्व जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब तक वेल्व जो है वो क्लोज होता है, एयोटिक वेल्व जब तक क्लोज होता है, एयोटिक वेल्व जब क्लोज हो जाता है, ठीक है, तब जो है वो ब्लड के अंदर कौन सा प्रेशर रहता है, डायस्टोल या डायस्टोल। ब्लड के अंदर कौन सा प्रेशर रहता है, डायस्टोल या डायस्टोल। जब ये अयोटिक वेल्व जो है ये ओपन हो जाता है तो ब्लड के अंदर कौन सा प्रेशर आता है, सिस्टोल या सिस्टोल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है? ठीक है। अब ये जो है ये अर्ली डिफ्लेट हुआ, ठीक है। डिफ्लेशन इसने बाद में करना था, अभी जो है ये इसने यहाँ पे जो है वो प्रेशर मेंटेन करना था, प्रेशर को इसने क्या करना था, मेंटेन करना था, ठीक है। लेकिन ये अर्ली जो है वो डिफ्लेट हुआ। जब अर्ली डिफ्लेट हुआ, एक तो ये काम हुआ कि जो कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन बढ़ रही थी, एक तो वो नहीं बढ़ी। जो कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन बढ़ रही थी, ठीक है, जिस जिस इसने क्या करना था, कोरोनरी आर्टरी को परफ्यूज करना था, तो कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन जो है वो क्या हो गई, वो कम हो गई, वो नहीं बढ़ी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि जो नेक्स्ट सिस्टोल आ रहा है ना, या जो अभी जो डायस्टोल है, ठीक है, वो डायस्टोल क्या हो जाएगा, वो डायस्टोल रेज हो जाएगा। डायस्टोल रेज कैसे होगा, डायस्टोल ऐसे रेज होगा कि इसने क्या करना था, इसने वहां पे जो है वो उस चीज को नॉर्मलाइज करना था, इसने उस चीज को क्या करना था, नॉर्मलाइज करना था, ठीक है। उस जो प्रेशर का था, वो जो वॉल्यूम वहां पे था, उसको नॉर्मलाइज करना था, उसको जो है वो पुश बैक करना था उधर, ठीक है। जब ये ब्लड को उधर लेके जाएगा तो यहाँ पे जो है वो डायस्ट्रोल जो है वो कम होगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, ये अर्ली जो है वो डिफ्लेट हुआ, ठीक है, इसने डायस्ट्रोल को कम नहीं किया, डायस्ट्रोल को और बढ़ा दिया, क्योंकि वहां पे जो है वो क्या हुआ, वहाँ पे जो है वो वर्कलोड जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, वर्कलोड नहीं बल्कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया, तो इस वजह से डायस्ट्रोल जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये अर्ली और लेट होगा क्यों, हम इसे सेट करते हैं ना प्रॉपर टाइमिंग के साथ। ये तो हम इसे कंडीशन बता रहे हैं, अगर सेट नहीं किया हमने सही तो क्या होगा, ठीक है। वैसे तो हम इसे सेट करते हैं, लेकिन अगर ये सेट नहीं हुआ तो क्या होगा, हम वो कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने इसे जो है वो प्रॉपरली सेट नहीं किया और अगर इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ गए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम ये कहते हैं, ठीक है। वैसे तो ये प्रॉपर टाइमिंग के साथ हम इसे सेट करेंगे। ठीक है, तो अर्ली डिप्लेशन में आप लोग ये पॉइंट जो है ये मस्ट याद रखें, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है, कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या हो जाएंगी, कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन जो है वो कम होगी। आफ्टर लोड कम कैसे होगा, आफ्टर लोड कम कैसे होगा, आफ्टर लोड कम नहीं हो सकता क्योंकि उसने वहाँ पे वो सारी चीज़ें तो उधर ही रहेगी, डायस्ट्रोल इंक्रीज हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
ओके, हमजा डिप्लेशन हो रही है, रेजिस्टेंस तो कम हो जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगी, लेकिन दूसरा ये है कि यहाँ पे ये होगा कि जो कोरोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड इसने फेंकना था, एक तो वो नहीं जाएगा, वो वेसल्स के अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो वेसल्स के अंदर रहेगा, ठीक है, लेकिन हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि सब ऑप्टिमल रिडक्शन जो है वो हो जाएगी कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। अब यहाँ पे आप जो हम आप सोच रहे हो कि चलो थोड़ी सी जो है वो आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन उसकी जो जिस काम के लिए लगाया है, ठीक है, अब इसके खिलाफ उसने क्या करना था, हार्ट ने इसे डिटेक्ट करना था कि यहाँ पे क्या है, हार्ट ने इसे डिटेक्ट करना था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, हार्ट ने इसे क्या करना था कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो आप कह रहे हो ना कुछ हद तक के आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगा, आफ्टर लोड तो हाँ, ये इस हालत में अगर आप कह रहे हो कि चलो डिफ्लेट हो गया तो आफ्टर लोड कम हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो आगे से बंद हो गई, लेकिन उस रेजिस्टेंस के सेंस करके हार्ट ने क्या करना था, काम करना था, ठीक है, अब हार्ट ने जो है वो रेजिस्टेंस आगे से जो है वो फेस नहीं किया, ठीक है, वो जो रेजिस्टेंस जो एक इन्फ्लेशन था वो फेस नहीं किया, जब वो फेस नहीं करेगा हार्ट, तो हार्ट जो है वो उस तरह से जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है, उसकी इफेक्टिविटी जो है वो फिर कम हो जाएगी, ठीक है, तो वैसे सब ऑप्टिमल रिडक्शन थोड़ी सी आएगी, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल जो है वो एक रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो सकती, सब ऑप्टिमल जो डिक्रीज है वो आ सकता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जो उसने वो रेजिस्टेंस देना था हार्ट की तरफ, एक तो वो नहीं देगा, दूसरा ये होगा कि उसने जो कोरोनरी आर्टरी की परफ्यूजन करनी थी वो नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो रिडक्शन आएगी, उस रिडक्शन की वजह से थोड़ी सी जो है वो फिर जो सिस्टोल आएगा प्रीसीडिंग सिस्टोल, उस पर भी जो है वो अफेक्ट पड़ेगा। किस चीज़ में कंफ्यूजन है? रिप्लेसमेंट में बाकी चीज़ें क्लियर है, अर्ली इंफेक्शन, लेट इंफेक्शन, लेट इंफेक्शन। देखो, अर्ली डिफ्लेशन हो रही है, ठीक है, अर्ली डिफ्लेशन हो रही है, यहाँ पे इस सिर्फ इस सेंटेंस को अभी देख लो, ये जो अलाउ प्रेशर टू रेज टू नॉर्मल एंड डायस्टोलिक लेवल टू सेटिंग सिस्टम, एक तो ये होगा कि डायस्टोल का वैल्यू वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो है वो डायस्टोल बढ़ जाएगा, क्यों वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, वॉल्यूम इसलिए वहाँ पे बढ़ रहा है कि उसने जो है वो कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड नहीं भेजा, ठीक है, एक तो वो हो गया, ठीक है, दूसरा ये होगा कि अब आफ्टर लोड हम डिक्रीज जो है वो जिस तरह आप कह रहे हो ना, आफ्टर लोड डिक्रीज किस तरह होगा, अब आफ्टर लोड जो है वो सिर्फ रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज़ का है, रेजिस्टेंस सिर्फ बैलून का नहीं है, रेजिस्टेंस जो है वो बैलून का, आप जिस तरह कह रहे हो ना, थोड़ी सी वो जो इसने कम करना था ना आफ्टर लोड, अब आप ये सोच रहे हो ना कि ये जो है ये जल्दी डिफ्लेट हुआ तो आफ्टर लोड जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि ये जल्दी जो है ये डिफ्लेट हुआ तो आफ्टर लोड डिक्रीज होगा, आफ्टर लोड जो है वो किस लेवल पे आएगा, ये चीज़ एक चीज़ माइंड में रखो, आफ्टर लोड जो है वो कब आ रहा है, आफ्टर लोड आ रहा है सिस्टोल के दौरान, डायस्टोल के दौरान नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आफ्टर लोड आ रहा है ना, तो आफ्टर लोड किसके सामने आ रहा है,
सिस्टोल के सामने आ रहा है, आफ्टर लोड सिस्टोल के सामने आ रहा है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वो इस प्रेशर के खिलाफ काम करेगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वो इस प्रेशर के खिलाफ जो है वो काम करेगा। ठीक है, ये पहले से जो है वो डिफ्लेट हो गया, अर्ली डिप्लेशन हुई, तो ये आफ्टर लोड को कैसे करेगा? उसने वो रेजिस्टेंस दिया ही नहीं जो हार्ट ने सेंस करके उसके खिलाफ काम करना था। जब बायोटिक वेल्व ओपन हो रहा था उसे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कुछ है, उसने उसी नॉर्मल हिसाब से जो है वो काम किया। फिर भी आज आप लोग देख लो, फिर भी कल कोई क्वेश्चन हुआ तो हम दोबारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो चले, अब तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। स्लाइड्स आप लोग मुझे लेक्चर के दौरान कह देते हो कि स्लाइड शेयर नहीं किया आपने, बाद में कोई याद नहीं कराता। एटलीस्ट एक बंदा लेक्चर के बाद मुझे बता दे, लेक्चर के बाद याद करा दे कि स्लाइड्स मैंने शेयर नहीं किए, तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। लेक्चर के बाद ग्रुप में कोई एक मैसेज छोड़ दे ताकि मैं ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूँ।
सुनना बहुत जल्दी आई हो आप। आमिर भी ऑन करके चला गया।